Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। बेटा, सभी को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक। यस सर। Yes, sir. मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देखिए। हम डिस्कस कर रहे थे रिडम्पशन के बारे में। क्या डिस्कस किया हमने, कुछ याद है आपको रिडम्पशन के बारे में? यस सर। सर वो लास्ट में आपने वो करवाया था कि बोनस बोनस शेयर आपने पूरा करवा दिया था। बोनस करवा दिया था मैंने, बोनस शेयर हो गया था। तो रिडम्पशन ये स्टार्ट किया था या नहीं किया था मैंने ये? सर ये नहीं किया था रिडम्पशन स्टार्ट हो गया। क्या? सर। सर आपने वो हाँ, बोलिए बोलिए। जब लास्ट में मैंने आपसे क्वेरी पूछी थी कि सर सरप्लस अकाउंट में क्यों शो होते हैं, तो आपने बताया था मुझे उसके आगे करना है। मतलब ये रिडम्पशन स्टार्ट कर दिया है, यस सर। ये वाला? ये यस सब बता सर। दिया है? सर इसकी नॉर्मल जनरल एंट्री आपने बता दी थी। अच्छा, जनरल एंट्री ही बताई है, तो चलो बेटा एक बार फिर से रिकॉल करते हुए चलते हैं, हो सकता है आप भूल जाएं। ओके सर। हाँ, तो रिडम्पशन का मतलब तो आप समझ गए होंगे क्या होता है रिडम्पशन। कंपनी जो भी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है वो सभी रिडीमेबल होते हैं। रिडीमेबल का होने का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उसे इशू किया जाता है। जब वो टाइम पूरा हो जाता है तो हमें वो शेयर वापस लेने होते हैं और शेयर होल्डर को उनको पैसे देने पड़ते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिडम्पशन। कंपनी जब रिडम्पशन करती है तो रिडम्पशन से पहले वो ये देखती है कि वो शेयर जो है वो फुल्ली पेड है या नहीं, मतलब जो शेयर कंपनी वापस लेने वाली है वो फुल्ली पे होने चाहिए। मतलब कंपनी को उन शेयर पे पूरे पैसे मिल चुके हों। जब उन पे पूरे पैसे मिले रहेंगे तभी तो कंपनी उनके पैसे वापस करके शेयर लेगी। हम्म। कंपनी जब भी रिडम्पशन करती है तो कंपनी को पैसे चाहिए।
कंपनी जब भी रिडम्पशन करेगी, अपने शेयर वापस लेगी, तो कंपनी को चाहिए पैसे। पैसे होंगे तभी कंपनी रिडम्पशन कर सकती है। तो कंपनी पैसे ला कहाँ से सकती है? अपने डिवाइजेबल प्रॉफिट से, या फिर प्री फ्री प्रॉफिट जो उसमें पैसे पड़े हैं वहां से रिडम्पशन कर सकती है, या फिर रिडम्पशन के लिए नए शेयर इशू करेगी, वहां से रिडम्पशन कर सकती है। लेकिन जब नए शेयर इशू करेगी तो उससे जो पैसा मिलेगा वो तो यूज हो जाएगा रिडम्पशन के लिए, लेकिन डिवेंचर इशू करके आप रिडम्पशन नहीं कर सकते। आप डिवेंचर इशू करेंगे, उससे पैसा आएगा, वो बैंक में चला जाएगा, लेकिन रिडम्पशन के समय हम डिवेंचर को जब सीआरआर का कैलकुलेशन करेंगे तो वहां इसे फ्रेश इशू नहीं मानेंगे। यहाँ डिवेंचर होने का मतलब है बैंक बैलेंस बढ़ाना। फ्रेश इशू से भी बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लेकिन फ्रेश इशू से हम सीआरआर का कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन डिवेंचर से सीआरआर का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो या तो हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ले ले, या तो हम नए शेयर इशू कर ले, या फिर दोनों को मिला के कर ले। जैसे ही आप नए शेयर इशू करोगे आपको फाइनेंस मिल जाएगा। अगर पैसे कम पड़ते हैं तो आप अपने रिजर्व से निकाल लोगे। तो जितना पैसा रिजर्व से निकालोगे उसको एक सीआरआर में ट्रांसफर कर देना पड़ेगा आपको। सीआरआर अकाउंट बनाना पड़ेगा, जितना पैसा रिजर्व से निकलेगा वो सीआरआर में चला जाएगा। अब आप रिडम्पशन पे जो प्रीमियम दोगे, उस प्रीमियम का अरेंजमेंट आपको अलग से करना है। ये प्रीमियम आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से ले सकते हो, या फिर वहां से कम पड़ता है तो आप किसी रिजर्व से ले सकते हो। और सीआरआर का यूज केवल फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए होगा। ठीक है। तो प्रीमियम कहाँ से एडजस्ट कराएंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम से, वहां से कम पड़े तो सरप्लस से। ठीक है। सीआरआर बनाने के लिए हम जो रिजर्व यूज करेंगे वो कौन कौन से होंगे? सरप्लस होगा, जनरल रिजर्व होगा, रिजर्व फंड होगा, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड होगा, इंश्योरेंस फंड होगा, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड होगा, या वर्क्समैन एक्सीडेंट फंड होगा। ये सब अगर दिख जाए अकाउंट तो यहाँ से सीआरआर मत बनाना। जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, या रिवैल्यूएशन रिजर्व, इन सबसे सीआरआर नहीं बनेगा। नोट तो ये कहता है कि जब तक आपके स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस या सरप्लस में पैसा पड़ा हो, अब जनरल रिजर्व को यूज मत करिए। लेकिन अब इसे कोई मानता नहीं है, और मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही मानना है। आपके पास ढेर सारे रिजर्व होंगे जहां से आप सीआरआर बना सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि पहले स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस या सरप्लस में पैसा हो तो उससे सीआरआर बनाइए, अगर कम पड़े तो जनरल रिजर्व को यूज करिए। मैं कहता हूँ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप सरप्लस को यूज कर लो या जनरल रिजर्व को यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे, क्योंकि दोनों रिजर्व किसी पर्पस के नहीं है, वो किसी भी यूज के लिए यूज किए जा सकते हैं। तो पहले सरप्लस यूज कर लो या पहले जनरल रिजर्व यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। चलिए अब हम एक सीक्वेंस समझ लेते हैं कैसे हमें रिडम्पशन करना पड़ेगा। रिडम्पशन करने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमें रिडम्पशन में पैसा कितना देना है। रिडम्पशन पर वैल्यू पे हो रहा है तो केवल रिडम्पशन अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अगर रिडम्पशन आपका प्रीमियम पे हो रहा है तो आपको रिडम्पशन की वैल्यू भी अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यानी कैपिटल अमाउंट, और रिडम्पशन पे जितना प्रीमियम देना है वो दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करके रख लो। टोटल भी पता कर लो कितना चाहिए। उतने पैसे का आपको अरेंजमेंट करना है। उतने पैसे का अरेंजमेंट करने के लिए आप देखेंगे कि कैपिटल मनी कितनी देनी है, उसका अरेंजमेंट कैसे किया जाए। तो कैपिटल मनी का अरेंजमेंट मैंने आपको बताया, या तो हम नए शेयर इशू करके कर सकते हैं, या फिर हम सरप्लस से या रिजर्व से पैसा निकाल के कर सकते हैं। ये दो जगह है। कैपिटल इशू करने के लिए आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। तो अब आप देखिए कैपिटल कितना देना है। जितना कैपिटल आपको देना है उसका अरेंजमेंट कर लीजिए। अरेंजमेंट कैसे करेंगे? क्वेश्चन में पहले बता देगा आपको कि आपको शेयर इशू करना है या नहीं करना है। अगर रिडम्पशन के लिए नए शेयर इशू किए जा रहे हैं तो जितना पैसा नए इशू से मिलेगा वो ले लीजिए आप। नया इशू भी देखना पड़ेगा कि आपका प्रीमियम पे हो रहा है या पर पे हो रहा है। पर पे हो रहा है तो पूरा पूरा कैपिटल के लिए यूज हो जाएगा। अगर प्रीमियम पे हो रहा है तो कैपिटल का अमाउंट कैपिटल से सेट ऑफ कराएंगे और प्रीमियम का पैसा प्रीमियम से सेट ऑफ कराएंगे। यानी नए शेयर इशू करने पे आपको प्रीमियम भी मिला होगा, उस प्रीमियम को आप कैपिटल पे करने के लिए यूज नहीं करेंगे। अगर आपके पास पैसे कम पड़ेंगे तब यूज करेंगे। तो कैपिटल का पैसा कैपिटल से कर लो और प्रीमियम का पैसा प्रीमियम सेट ऑफ करा लो। अब नए शेयर आपने इशू कर दिए, पैसे आपके पास आ गए। अगर पूरे पैसे नए शेयर इशू करने से आ जाते हैं तो आपको सीआरआर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। पूरा पैसा आ गया, अब पेमेंट कर दीजिए बस सीधा सीधा। लेकिन अगर पैसा आप कम पड़ रहा है रिडम्पशन में तो आप क्या करेंगे?
आप फिर जाएंगे अपने जो रिजर्व है वहां से पैसा निकालेंगे। जितना पैसा कम पड़ रहा है उतना पैसा रिजर्व से निकालेंगे, और जैसे ही उतना पैसा रिजर्व से निकालेंगे वो सब सीआरआर में डाल देंगे। तो सीआरआर बनाने की एंट्री होगी। पहले आपने सीआरआर बनाने की एंट्री कर ली, तो जो फ्रेश इशू किया है फ्रेश इशू करने की भी एंट्री कर लीजिए, फिर सीआरआर बनाने की एंट्री कर लीजिए, पैसे पूरे आ गए हमारे पास। अब रिडम्पशन को ड्यू करिए और फिर रिडम्पशन को पे कर दीजिए। क्लियर? प्रोसेस समझ में आ गया सभी को? यस सर। प्रोसेस यही है, सिंपल सा एक ही प्रोसेस है। आपको सीधा सीधा ये देखना है कितना रिडम्पशन करना है, पैसे आप लिख लीजिए, उतने पैसे का अरेंजमेंट करना है। अब क्वेश्चन के अंदर आपको बोलेगा नए शेयर इशू करो और रिजर्व को यूज करो। अगर नए शेयर इशू करने हैं तो नए शेयर इशू करने की एंट्री करो, पैसा ले आओ वहां से। नए शेयर इशू करने के बाद भी अगर पैसा कम पड़ रहा है तो रिजर्व से निकालो, जितना रिजर्व से निकालोगे सीआरआर बना दो उनका। सीआरआर बन जाए, रिजर्व हो जाए, फिर अगर प्रीमियम पे करना है तो प्रीमियम को सेट ऑफ कराने की एक एंट्री कर दो, प्रीमियम का भी अरेंजमेंट हो गया। अब रिडम्पशन को ड्यू करो और फिर पेमेंट कर दो। ये सीक्वेंस है आपका। ओके सर। हाँ, अब हम चालू करते हैं जनरल एंट्री। पहला, रिडीम आउट ऑफ शेयर। जैसा नया शेयर होगा, मतलब रिडम्पशन करने शेयर, तो पहले नए शेयर को इशू करने की एंट्री करोगे, तो इशू होते हैं वैसे ही हम कर देंगे। अगर ब्रेक में होते हैं डिपार्टमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल, वैसे ही एंट्री करेंगे जो पहले करते थे हमें। यार लंब में हो रहा है यानी सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही करने है। की एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर देन शेयर एप्लीकेशन वापस। अच्छा एक सेकेंड, यार सभी को ऐसा, सभी के साथ ऐसा हो रहा है या किसी एक पर्टिकुलर एक के साथ ऐसा हो रहा है? सर अब ठीक सभी है। को आवाज आ रही है मेरी क्लियर अब? यस सर। ठीक है। आ रही है आवाज। तो जब नए शेयर इशू करने होंगे तो जैसे हम, हाँ जैसे हम नए शेयर इशू करते हैं वैसे ही इशू करेंगे। अगर शेयर इंस्टॉलमेंट में इशू हो रहा है तो इंस्टॉलमेंट में इशू करो, यानी एप्लीकेशन की एंट्री, अलॉटमेंट की एंट्री, फर्स्ट कॉल की एंट्री और फाइनल कॉल की एंट्री। अगर शेयर लमसम अमाउंट में यानी एक बार में हो रहा है तो सिंपल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, उसके बाद दूसरी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अगर यही शेयर आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम इशू करने की एंट्री आपकी हो गई। अब आती है दूसरी बात, इफ प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल एट प्रीमियम। अगर आपका प्रेफरेंस शेयर रिडीम होगा प्रीमियम पे तो आप क्या करेंगे? द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन शुड बी सेट ऑफ फर्स्ट अगेंस्ट द प्रीमियम अकाउंट। तो रिडम्पशन पे जो प्रीमियम देना है वो पैसा आप अरेंज करोगे सिक्योरिटी से सबसे पहले। अगर कम पड़ता है सिक्योरिटी में, फिर पैसा आप ले आओगे रिजर्व या फिर सरप्लस से। If preference share are redeemable at the premium on redemption should be set off first against the CT premium account, and then the balance, if any, should be provided for either out of surplus or reserve। ठीक है? रिडम्पशन पे अगर हमें प्रीमियम देना है तो प्रीमियम का अरेंजमेंट हम करेंगे पहले हमारे पास जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट होगा वहां से पैसा निकाल को इसके बैलेंस कर देंगे। अगर पैसे कम पड़ रहे हैं फिर हम जाएंगे सर्व की ओर। तो इस प्रीमियम ऑफ करने की एंट्री करनी पड़ेगी। आप पैसा निकालेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस से, वो क्रेडिट प्रीमियम ऑन से। तो एंट्री होगी सिक्योरिटी अकाउंट डेबिट और सर्वर एनी अदर रिजर्व। ऑल रिजर्व मतलब आपको अलग अलग लिख पड़ेगा। आपको सरप्लस यूज कर रहे हो सरप्लस लिखो, जनरल रिजर्व यूज कर रहे हो जनरल लिखो, फ्री रिजर्व यूज कर रहे हो फ्री लिखो। तो जहां से पैसा लोगे सबको डेबिट कर दोगे। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये हमें क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि इस पे हमें पे करना है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया हमने। तो प्रीमियम का अरेंजमेंट हो गया हमारा, नया शेयर हमने इशू किया था वहां से भी पैसे आ गए, दो जगह दो चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। तीसरा आता है कि सीआरआर बनाना। कब बनाएंगे सीआरआर? कब हमें कैसे पता लगेगा हमें सीआरआर कितना बनाना है? तो सीआरआर बनाने की जरूरत तब पड़ती है जब नए शेयर से इशू करने के बाद पैसा हमारे पास आए लेकिन फिर भी वो पैसा कम हो रिडम्पशन के लिए। तो हम पैसा निकालते हैं रिजर्व से, सरप्लस से। जितना पैसा आप निकालोगे अपने रिजर्व सरप्लस से उतने का ही सीआरआर आपको बनाना है। पता कैसे चलेगा कितने का बनाना है?
कंपेयर द अमाउंट टू रिडीम विदाउट प्रीमियम। जो रिडम्पशन होने वाला अमाउंट है, प्रीमियम को छोड़ के वो ले लो, विद द प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू। जो आपने नया शेयर इशू किया है वो ले लो, प्रीमियम छोड़ के। दोनों दोनों को कंपेयर करके देखो कि रिडम्पशन अमाउंट कितना है और आपने जो नया शेयर इशू किया है वो कितना है। अगर नया शेयर जो इशू किया है वो ज्यादा है और रिडम्पशन अमाउंट कम है तो सीआरआर नहीं बनाना है। लेकिन रिडम्पशन अमाउंट ज्यादा हो और नया शेयर से इशू करके जो पैसा लाया है वो कम हो, तो जितना कम पड़ेगा उतना पैसा आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो कंपेयर द अमाउंट टू रिडीम विदाउट प्रीमियम विद द प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू विदाउट प्रीमियम। इफ द प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू इज लेस देन द अमाउंट ऑफ शेयर रिडीम, द अमाउंट इक्वल टू द डिफरेंस मस्ट बी ट्रांसफर टू सीआरआर यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। जितना पैसा कम पड़ेगा उसे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री होगी सरप्लस अकाउंट डेबिट। अगर यहाँ से कम पड़ा है तो कोई और रिजर्व लेना पड़ेगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और कम पड़ रहा है तो कोई और रिजर्व ले लो, उनको भी डेबिट कर दो टू सीआरआर यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सीआरआर की एंट्री समझ में आ गया बेटा? यस सर। हाँ, अब आगे आ यस जाएंगे सर। हम फोर्थ एंट्री। अब सीआरआर भी बना लिया आपने, मतलब नए शेयर इशू कर लिए, सीआरआर बना लिया, प्रीमियम का भी सेटअप करा लिया। प्रीमियम का सेटअप हो जाने के बाद अब सीधे सीधे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ड्यू करेंगे रिडम्पशन अमाउंट। एंट्री होगी आपकी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम अगर दे रहे हैं तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ड्यू कर दिया, अब पे कर दो। जब आप पेमेंट करोगे तो एंट्री करोगे रिडीमेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेमेंट हो गई उनकी, यहाँ तक की चीजें खत्म। यही हमारा प्रोसेस है रिडम्पशन का। केवल रिडम्पशन करना हो तो इतनी ही चीजें होंगी, उसमें और चीजें जोड़ते चले जाइए और एंट्री बढ़ती चली जाएंगी। चलिए अब हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, अरेंजमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। जब आप रिडम्पशन कर रहे हैं तो रिडम्पशन से पहले अपना बैंक बैलेंस भी चेक करिए कि बैंक में उतने पैसे हैं या नहीं आपके पास रिडम्पशन करने के लिए। अगर बैंक में उतने पैसे नहीं है रिडम्पशन के लिए तब आपको पैसा जो है वो बैंक ओवरड्राफ्ट लेके पूरा करना पड़ेगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट ले लीजिए बैंक से, मतलब बैंक से एक्सेस पैसे ले लीजिए आप। तो बैंक ओवरड्राफ्ट की भी एंट्री करनी पड़ेगी आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक ओवरड्राफ्ट। चलो बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लिया, पैसे आ गए, फिर जो से पेमेंट की एंट्री करते हो वो पेमेंट की एंट्री कर लो अपनी। अब जब आप नए शेयर या कोई डिवेंचर इशू करोगे तो उस समय हो सकता है कि इशू करते समय आपका कुछ खर्चा हो जाए, यानी पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ फ्रेश शेयर और डिवेंचर। नए शेयर इशू करते समय या डिवेंचर इशू करते समय जो एक्सपेंस हो उसके लिए एंट्री करोगे आप एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक, जो भी एक्सपेंसेस हो आपका। तो एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ फ्रेश शेयर या फिर इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंट्री कर दिया आपने। अब ये जो एक्सपेंस आपने किया है, इस एक्सपेंस को अगर आपके पास सरप्लस अवेलेबल है, सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट अवेलेबल है, तो यहां से आप सेट ऑफ करा दीजिए। अगर इन सब में नहीं है तो आप कैपिटल रिजर्व से सेट ऑफ करा दीजिए। कोशिश तो यही होती है कि हम कैपिटल रिजर्व को टच ही ना करें। हमारे पास जो रेवेन्यू रिजर्व हो या सरप्लस हो या फिर प्रीमियम हो, यही से सेट ऑफ कराए इसे, कैपिटल रिजर्व तक जाने की जरूरत ना पड़े। जब ये सब पूरे खत्म हो जाए तभी आप कैपिटल रिजर्व टच करोगे। तो जब आप इसे सेट ऑफ कराओगे तो आप लिखोगे सरप्लस अकाउंट डेबिट या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर। ये भी सेट ऑफ हो गया आपका। तो यहां तक सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो जाती है। किसी को कोई डाउट है किसी चीज में कि सीआरआर कैसे बनेगा या फ्रेश इशू कैसे होगा या हम सीआरआर कैसे कैलकुलेट करेंगे? किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर, इन कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर। हाँ, कल सीआरआर में प्रॉब्लम है, ठीक है। यस सर। हाँ देखो बेटा, सीआरआर बनाने के लिए, मतलब सीआरआर में कितने पैसे ट्रांसफर करने हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि रिडम्पशन पे कितना कैपिटल मनी देना है प्रीमियम छोड़ के। उसके बाद फिर आपको ये देखना है कि नए शेयर जो आप इशू कर रहे हो उस पे कितना पैसा आ रहा है प्रीमियम छोड़ के। दोनों को कंपेयर कर लो। अगर रिडम्पशन में फिर भी कमी आ रही है तो जितनी कमी आएगी उतने का आप सीआरआर बनाओगे। अब ये मान लो कि आप रिडम्पशन कर रहे हो 10,000 रुपए का, 10% प्रीमियम पे।
रिडम्पशन अमाउंट हो गई आपकी 11,000 रुपए, 10,000 रुपए कैपिटल मनी, 1,000 रुपए प्रीमियम। ठीक है। और इसके लिए नए शेयर इशू कर रहे हो 9,000 रुपए के, 10% प्रीमियम पे, 9,900 रुपए हो गए। तो दोनों का प्रीमियम पहले हटा दो। रिडम्पशन का प्रीमियम हटा दिया तो 10,000 रुपए रिडम्पशन करना है, और नए शेयर इशू किए हैं 9,000 रुपए पे, तो 10% उसका प्रीमियम हटा दिया तो 9,000 रुपए बचे। 10,000 रुपए रिडीम करना है और 9,000 रुपए हैं, 1,000 रुपए अभी भी कम पड़ रहा है रिडम्पशन में। तो 1,000 रुपए जो कम पड़ रहा है वो हम निकालेंगे सरप्लस से, जनरल रिजर्व से, या फिर किसी अदर रिजर्व से। यही 1,000 रुपए जो आप निकालेंगे वो ट्रांसफर हो जाएगा सीआरआर में। क्लियर बेटा, बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए अब आगे चलते हैं। सीक्वेंस अगर आपको पता है, रूल्स एंड रेगुलेशन पता है, तो क्वेश्चन समझने में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अगर समझ गए आप तो फटाफट सारी चीजें कर लेंगे आप। यह है क्वेश्चन आपके सामने। द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020 डिस्क्लोज द फॉलोइंग। पेड अप कैपिटल है कंपनी की 1,509% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, ₹1,50,000। 1,500 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं, 100 रुपए का एक, 1.5 लाख रुपए सीधे हो गए। 7,500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, ₹80 पेड अप, 6 लाख। 7,500 इक्विटी शेयर है, 100 रुपए का एक है, लेकिन ₹80 पेड है, तो इसलिए ये 6 लाख का हो रहा है। अगर 100 पेड होते तो ये 750 का हो जाता, बट 80 पेड है। कैपिटल रिजर्व 70,000, जनरल रिजर्व 1,80,000, सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000, सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस 75,000। ये हमारे पास सारे रिजर्व और सरप्लस अवेलेबल है। रिडम्पशन के लिए कभी भी कैपिटल रिजर्व यूज नहीं करेंगे। आगे, ऑन 6 अप्रैल 2020 द प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम एट प्रीमियम ऑफ 10%। 20 अप्रैल को आपको प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड करने हैं 10% प्रीमियम पे। फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन द कंपनी डिसाइडेड टू। रिडम्पशन के लिए कंपनी ने क्या क्या चीजें डिसाइड की है? पहला, इशू 2,500 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, 2,500 डिवेंचर इशू कर दो, 100 रुपए के एक। इशू फुल्ली पेड राइट इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20% इन द proportion ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 10 शेयर हेल्ड। आपको राइट इक्विटी शेयर इशू करने हैं फुल्ली पेड, जो 100 रुपए का एक होगा, जिसपे प्रीमियम लेना है 20%। कितने शेयर इशू करने हैं? जिसके पास 10 इक्विटी शेयर है उसको एक राइट शेयर दे दो। कंपनी ऑल्सो कन्वर्टेड द पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर इनटू फुल्ली पेड अप विदाउट रिक्वायरिंग द शेयर होल्डर टू पे फॉर द सेम। कंपनी जो है पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर रही है बिना शेयर होल्डर से पैसा लिए। पैसा नहीं मांग रहे हो फिर भी फुल्ली पेड कर रहे हो, इसका मतलब बोनस दे रहे हो। जनरल एंट्री पास करिए और बैलेंस शीट बना दीजिए जितना बना सकते हैं। 2012 में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी आया हुआ है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो गए हैं। क्वेश्चन देख लिया सभी ने? एक बार फिर से पढ़ लो, 1 मिनट है आपके पास ताकि समझने में आसानी हो। 1 मिनट है, आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन देख लिया सभी ने? यस सर। ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन आपको दिख जाए रिडम्पशन का, हमें ये देखना है कि रिडम्पशन अमाउंट कितना है, कितना रिडम्पशन करना है। क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है कि रिडम्पशन जो है वो 10% प्रीमियम पे होगा। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है 10% प्रीमियम पे। प्रेफरेंस शेयर आपके हैं 1,50,000 रुपए के, और 10% प्रीमियम भी देना, यानी 15,000 रुपए।
1,65,000 रुपए हमें देने हैं, 1,65,000 रुपीज, जिसमें कैपिटल मनी 1,50,000 और 15,000 फॉर प्रीमियम। हमें रिडम्पशन पता चल गया। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो रिडम्पशन से पहले करनी है हमें। क्या क्या? फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन के लिए ये चीजें होनी है, मतलब रिडम्पशन से पहले ये हो जाएंगी। ये चीजें होंगी तभी तो रिडम्पशन होगा। तो ये चीजें रिडम्पशन से पहले करनी है। क्या? इशू 2,510% ऑफ डिवेंचर 100 ईच। 2,500 डिवेंचर इशू कर दीजिए आप, 100 रुपए का एक। तो डिवेंचर इशू करने की नॉर्मल एंट्री होती है। डिवेंचर इशू की एंट्री क्या करेंगे बेटा? डिवेंचर तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। तो जैसे आप शेयर इशू करते हो वैसे ही डिवेंचर भी इशू कर दोगे। हम शेयर इशू करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, उसी तरह डिवेंचर भी करेंगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिवेंचर कर देंगे। 2.5 लाख रुपए के डिवेंचर इशू कर डालो। दूसरी चीज बता रहा है आपको, इशू फुल्ली पेड राइट इक्विटी शेयर ऑफ 100 each at a premium of 20% in proportion of 1 share for every 10 share held। आपको राइट इशू भी करना है। तो राइट इशू जो करना है वो पता लगाओ कितने राइट इशू करने हैं। जिसके पास 10 इक्विटी शेयर है उसको एक राइट इशू दे दो। अब क्वेश्चन में जाके देखो कौन सा शेयर पे राइट शेयर इशू करना है, किसको इशू करना है राइट शेयर। राइट शेयर किसे इशू करना है बेटा, जरा बताओ। मुझे कोई बताएगा राइट शेयर किसे इशू करना है? सर जो फुल्ली पेड अप है, मतलब फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, सेकंड पॉइंट क्या लिखा है सभी पढ़िए। इशू फुल्ली पेड राइट इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। फुल्ली पेड राइट इक्विटी शेयर का मतलब होता है कि फुल्ली पेड मतलब एक बार में ही पूरे पैसे आपको लेने हैं, ये फुल्ली पेड होगा आपका। और जो शेयर फुल्ली पेड है उन्हें ही इशू करना होगा आपको ये। तो हमें राइट शेयर इशू करने हैं। देखो राइट इक्विटी लिखा हुआ है, यानी ये किसको इशू होगा? इक्विटी शेयर को इशू होगा। जिनको हम रिडीम कर रहे हैं उनको नहीं इशू करना है। फुल्ली पेड राइट इक्विटी शेयर, एक बार में ही ये पैसे देंगे। तो 7,500 इक्विटी शेयर हैं, जिनके पास 10 हैं उनको एक देने हैं। तो कितने इक्विटी शेयर इशू होंगे राइट इशू के रूप में? 750। 750। वेरी गुड। 10 पे एक इशू करने हैं तो 75,000 को 10 से डिवाइड कर दो, हमें पता लग जाएगा कि 750 राइट इशू करने हैं। एक शेयर 100 का इशू होगा, यहाँ लिखा हुआ है। राइट इशू जो होगा 100 का होगा, तो 750 मल्टीप्लाई बाई 100, 7,50,000। ठीक है, 7,50,000 रुपए का इशू होगा 750। और 20% प्रीमियम भी ले रहे हो तो कितना हो जाएगा प्रीमियम? 20 रुपीज 120। सॉरी, 7,50,000 का नहीं, 75,000 रुपए का होगा। 750 मल्टीप्लाई बाई 100 तो हो जाता है 75,000। अब 75,000 रुपीज का 20% निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 15,000। क्लियर? यस सर। सर हम 15,000 सीधे का सीधे 100 रुपीज का भी तो निकाल सकते हैं। मतलब मतलब कि 100 रुपीज है तो उसका 20% प्रीमियम अमाउंट हो गई। तो बेटा 20 रुपीज प्रीमियम हो गई, ठीक है। कितने पे? 20 मल्टीप्लाई बाई 750 करोगे तो भी तो वही आएगा। ओके सर। दोनों का तो मतलब एक ही होगा बेटा। या तो आप ऐसे निकाल लो कि ठीक 20 है। रुपए प्रीमियम है तो 750 मल्टीप्लाई बाई 20 करो, या एक बार 100 से मल्टीप्लाई करके 75,000 आ गया उसका 20% निकाल लो, दोनों का एक ही मतलब है। तो राइट इशू पता ओके लग गया सर। कितना करना है। 750 राइट इशू करने हैं 75,000 रुपीज के, उस पर प्रीमियम लेना है हमें कितना? 15,000। 15,000 का। इसके पहले क्या करना है? पार्टली पेड अप इक्विटी को फुल्ली पेड अप बनाना है।
ठीक है, तो ये एंट्री पहले कर लो चाहे ये वाली एंट्री पहले कर लो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो पहले हम यही कर लेते हैं। चलिए अब हम इशू करते हैं। यहाँ पे जब फुल्ली पेड राइट इशू है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट दोगे उनको, एक बार में 100 रुपए का इशू होगा, ये कहने का मतलब है पार्ट में पैसे नहीं मांगे जाएंगे एक बार में। तो अब हम राइट इशू करते हैं। 750 शेयर 75,000 रुपीज के शेयर इशू करते हैं प्रीमियम पे। क्या एंट्री करेंगे शेयर इशू करने की? बैंक बैंक अकाउंट अकाउंट, डेबिट शेयर। हाँ हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये एंट्री होगी पहली 75,000 प्लस 15,000, 90,000 की। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर टू कैपिटल सिक्योरिटी टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम। शेयर कैपिटल। हाँ, तो 75,000 शेयर कैपिटल में डाल दो और 15,000 प्रीमियम में डाल दो। ये हो गई एंट्री आपकी। चलिए अब यस आते हैं, सर। द कंपनी ऑल्सो कन्वर्टेड द पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर इनटू फुल्ली पेड अप विदाउट रिक्वायरिंग द शेयर होल्डर टू पे द सेम। पार्टी पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाने में कितना पैसा चाहिए? क्वेश्चन देखिए, फटाफट बताइए। पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाने में कितना पैसा 20 चाहिए? रुपीज। टोटल कितना चाहिए बेटा, ये बताओ ना। सर कितना 120 कॉस्ट है, ही चाहिए। कितना चाहिए बेटा? सर 20। नहीं नहीं, पूरा सर कितना टोटल चाहिए बेटा? क्लियर एक आवाज नहीं मिनट। आई। हाँ, सर 1,50,000। 1,50,000। देखो 7,500 शेयर है, हर शेयर पे 20 चाहिए आपको, तो 750 मल्टीप्लाई बाय 20 कर दो। एक तो तरीका ये है, या फिर सीधे देख लो कि 7,500 शेयर 100 के रेट से होते हैं आपके 7,50,000, जिसमें से हमें 6 लाख मिल चुका है, 150 नहीं मिला। तो 150 हमें और चाहिए पार्टली पेड अप पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाने के लिए। अब ये पार्टली पेड अप जो फुल्ली पेड अप बनाओगे आप, ये शेयर होल्डर से तो पैसे लोगे नहीं, तो कहाँ से लाओगे ये पैसे? कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व। किससे किससे बेटा? जनरल सर रिजर्व सर। जनरल रिजर्व। हाँ, एक बात और हमेशा सर ध्यान रखना। उससे पहले हम हाँ सिक्योरिटी प्रीमियम से भी ले सकते हैं। हाँ, देखिए अब एक बात आप ध्यान रखिए, बोनस दो तरीके से इशू करते हैं। पार्टली पेड अप को बना सकते हैं फुल्ली पेड अप, एक तरीका ये। उसके बाद नए बोनस इशू कर दें, तो नए बोनस तो हम इशू कर ही नहीं रहे हैं, यहाँ पे हम पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बना रहे हैं। जब भी हम पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाएंगे, कभी भी सीआरआर यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम, इन दोनों को टच नहीं करेंगे पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाने के लिए। इसके अलावा जो रिजर्व बच जाए अदर देन कैपिटल रिजर्व को भी हम नहीं टच करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास बचता है जनरल रिजर्व और सरप्लस। यही दो जगह से आप पैसे ले सकते हैं पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाने के लिए। तो या तो सरप्लस से ले लो या तो जनरल रिजर्व से ले लो, दोनों से कहीं से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाने के लिए हमें 1,50,000 रुपीज चाहिए पूरा पूरा। हम देख रहे हैं कि हमारे जनरल रिजर्व में 1,80,000 रुपीज है, या तो हम यहाँ से ले लें या फिर हम सरप्लस से ले लें, दोनों में से कहीं से भी आप ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम ले लेते हैं जनरल रिजर्व से 150। क्लियर? यस सर। यस सर। जनरल रिजर्व से 150 ले लेंगे तो बचेगा कितना जनरल रिजर्व में? 30,000। 30,000। तो जनरल रिजर्व से पैसा निकाल लिया आपने और उसको डालेंगे किसमें? बोनस इशू अकाउंट में। बोनस इशू पैसा में। निकालिए, बोनस इशू अकाउंट में डाल दीजिए। अब बोनस इशू अकाउंट में डालने के बाद आप फाइनल कॉल को ड्यू करिए और फिर फाइनल कॉल को पे कर दीजिए। ड्यू करिए और पेमेंट ले लीजिए। तो पेमेंट तो मिलेगा नहीं, बैंक की जगह हम बोनस इशू अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो अब हमने डिवेंचर भी इशू कर दिया, राइट इशू भी कर लिया और पार्टली को फुल्ली में कन्वर्ट भी कर दिया। अब हम आ जाते हैं अपने रिडम्पशन पे। तो अब आपको जो रिडम्पशन अमाउंट पे करना है उसे ड्यू कर लो। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें प्रीमियम भी देना है, प्रीमियम डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इससे हमें पता लग जाता है कितना पेमेंट करना है। ठीक है, 1,50,000 प्लस 15,000। तो अब इसमें पहले देखो कि प्रीमियम का सेट ऑफ कैसे कराओगे। आपको रिडम्पशन पे 15,000 रुपए प्रीमियम देना है, जबकि आपके सिक्योरिटी प्रीमियम में 10,000 रुपए ही है, 5,000 कम पड़ रहा है। कहाँ से यस सर। लाएंगे?
जनरल रिजर्व से। जनरल जनरल नहीं रिजर्व। बेटा, जनरल रिजर्व से नहीं लेंगे। जैसे ही कैपिटल आपने राइट इक्विटी शेयर इशू किया, इस पे 20% प्रीमियम भी तो लिया है। कितने का प्रीमियम सिक्योरिटी लिया है? प्रीमियम। यस सर। 15,000 का प्रीमियम यहाँ पे लिया है ना आपने। यस सर। ये प्रीमियम भी इसी सिक्योरिटी प्रीमियम में जुड़ जाएगा। जैसे ही आप अकाउंट खोलोगे ना सिक्योरिटी प्रीमियम का, 10,000 तो पहले यस। था, 15,000 और आ गया, अब तो सिक्योरिटी प्रीमियम में 25,000 हो गए। यस सर। हाँ, तो अब इस सिक्योरिटी 25,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में से 15,000 रुपए ऊपर जो हमें पे करना है उसको सेट ऑफ करा देंगे, और फिर भी हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम में 10,000 बचा रहेगा। ठीक, ओके सर सर। वो बात समझ में आई? 15। हाँ बोलो बेटा। सर जो आपने बताया कि 15,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से लेने हैं, वो 15,000 बताना कैसे आए? बेटा अब ये देखो, फुल्ली पेड राइट इक्विटी शेयर 100 का है, इसको 20 रुपए प्रीमियम पे इशू कर रहे हो। कितने राइट इशू कर रहे हैं? 750। यस। ठीक है, 100 पे ये तो 75,000 के राइट इशू हो गए, उसका यस सर। 20% निकाल लो प्रीमियम, 15,000 15,000। रुपीज। तो 15,000 ये प्रीमियम और 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम, टोटल हो गए 25,000 प्रीमियम हमारे पास। हमें रिडम्पशन पे 15,000 रुपए ही देने हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम से 15,000 दे देंगे, फिर भी सिक्योरिटी प्रीमियम में 10,000 रुपए बच जाएंगे हमारे पास। क्लियर? यस सर। तो हमने सेट ऑफ करा दिया सिक्योरिटी प्रीमियम से रिडम्पशन प्रीमियम को। अब क्या करना है? अब हमें कैपिटल पे करना है। कितना कैपिटल पे करना है? 1,50,000। 1,50,000 कैपिटल पे करना है। इसके लिए हमने नए शेयर जो इशू किए 75,000 के, तो 75,000 तो यहीं से मिल गया नए शेयर से। डिवेंचर भी इशू किया है, लेकिन डिवेंचर जो इशू किया है इसको हम कभी भी सीआरआर कैलकुलेट करते समय इंक्लूड नहीं करेंगे, केवल शेयर को ही इंक्लूड करेंगे। अगर हम डिवेंचर को भी इंक्लूड करते तो 2.5 लाख रुपए सीधे डिवेंचर से आ जाता, लेकिन हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे यहाँ पे। सीआरआर कैलकुलेशन में डिवेंचर इशू नहीं कैलकुलेट नहीं होगा, केवल शेयर कैलकुलेट होंगे। तो शेयर हमने 75,000 का इशू किया है, तो 75,000 तो यहाँ से मिल गया। देना है हमें 1.5 लाख रुपए। कितना कम पड़ रहा है? अभी भी हमारे पास 75,000 कम पड़ रहा है। अब ये 75,000 आप जनरल रिजर्व से लो, प्रॉफिट और लॉस से लो, अगर इन दोनों से भी कम पड़ गया तब सिक्योरिटी प्रीमियम से लो। तो जनरल रिजर्व से तो हमने पहले ही ले लिया है 1,50,000 रुपए बोनस इशू करने के लिए, यस। 30,000 रुपए जनरल रिजर्व में पड़े हुए हैं। तो 75 में 30 तो हमें जनरल रिजर्व से मिल गए, 45 जो बचा वो हम सरप्लस से निकाल लेंगे। क्लियर? सर जो होल अमाउंट है वो सरप्लस से भी तो कर सकते हैं ना, 75,000। सरप्लस से? हाँ, पूरा पूरा सरप्लस से कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे जनरल रिजर्व से बचा हुआ पैसा लेके खत्म करो, और चाहे सरप्लस से पूरा पूरा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसपे। ठीक ठीक है, सर। हाँ, यस। दोनों में से कहीं से भी ले लो। वैसे ज्यादातर लोग ना एक ही अकाउंट पहले टच करते हैं, पहले एक को पूरा खत्म करने की कोशिश करते हैं, ताकि बैलेंस शीट जब हम बनाए ना तो एक आइटम कम पड़ जाए, वहां कमी दिखे। अब यहाँ से टच करते हैं मान लो, तो जनरल रिजर्व से 30 लेते हैं, अगर पूरा पूरा जनरल रिजर्व से ही ले लेते तो काम हो जाता, जनरल रिजर्व पूरा पूरा एक्सक्लूड हो जाता, खत्म हो जाता। तो 30,000 जनरल रिजर्व से निकाल लेते, जनरल रिजर्व पूरा खत्म हो जाता ना, एक लाख यस सर। पचास हजार वहां खत्म हो गया, 30,000 ये भी खत्म, तो जनरल रिजर्व की एंट्री ही नहीं करनी पड़ती। अगर आप जनरल रिजर्व को टच नहीं करना चाहते हो तो जनरल रिजर्व में 30,000 छोड़ो, सीधे सरप्लस उठा लो। तो उस टाइम में पूरा प्लस ही खत्म हो जाएगा, तो सर उसके एंट्री भी करने की जरूरत नहीं हाँ, नहीं, जरूरत नहीं है। पड़ेगी। और कभी कभी आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि जनरल रिजर्व या सरप्लस में इतना मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, तो उतना छोड़ के ही आप यूज करोगे। तो दोनों में से कहीं से भी ले लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 75,000 या यहाँ से उठाओ डायरेक्टली, या फिर 30 जनरल रिजर्व से लो और 45 सरप्लस से ले लो, दोनों में से कहीं से भी उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ले लिया हमने यहाँ से पैसा, और इसका बना दिया सीआरआर। सीआरआर बनने के बाद हमारे पास सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, हमने ड्यू भी कर रखा है। अब सीधे सीधे पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू शेयर होल्डर। ठीक है, हो गई एंट्री। ड्यू दोगे, अब बैंक से पेमेंट कर दोगे, तो शेयर होल्डर्स डेबिट टू बैंक। ठीक है, बेसिक चीजें तो समझ में आ गई होंगी यस सभी सर। को। यस सर। अब चल के हम एक बार जर्नल एंट्री सारी देख लेते हैं, ताकि हमें वो सारी चीजें क्लियर हो। सबसे पहले पता लगाइए आप कितना प्रीमियम आपको देना है, सॉरी, रिडम्पशन अमाउंट कितना देना है। तो हमें पता है कि रिडम्पशन अमाउंट हमें 1,50,000 देना है, जिस पर 10% का प्रीमियम देना है। हो गया हमारे पास 1.5 लाख रुपए प्लस 15,000, टोटल 1,65,000 रुपीज हो गए, ये पे करना है।
आप जब भी करेंगे ऐसे ही नोट डाउन करके करेंगे, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। उसके बाद आगे देखिए कि राइट इशू कितना करना है। हमें पता है कि 7,500 शेयर जो है हमारे पास, हर 10 शेयर पे एक देने हैं, तो इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, पता लग जाएगा 750 हमें राइट इशू करने हैं, और एक शेयर जो है 100 का इशू करना है, तो 75,000 के राइट इशू हो गए। राइट इशू का मतलब नए शेयर इशू करने हैं, और उस पर प्रीमियम भी ले रहे हैं 20%, तो 20% प्रीमियम हमने निकाला, 15,000 रुपीज का प्रीमियम आ गया। टोटल 90,000 हमारे पास यहाँ आ जाएंगे। बोनस का भी देख लो, पार्टली पेड को फुल्ली पेड बना रहे हो, 20 रुपए बाकी है 7,500 शेयर पे, तो सीधा सीधा 1,50,000 रुपीज आपको बोनस इशू करना है पार्टली पेड को फुल्ली पेड बनाने के लिए। तो इसका भी कैलकुलेशन हो गया। अब शुरुआत से शुरू करना स्टार्ट कर दो आप। तो ये भी पता लगा लो कि सीआरआर कितना देना है। नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू जो है प्रेफरेंस शेयर की वो 1.5 लाख रुपए है, और नए शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है 75,000 है, यानी दोनों में हमें प्रीमियम को छोड़ के बात करनी है। तो पैसा कम पड़ रहा है हमारे पास 75,000 रुपीज, इसी का बनेगा सीआरआर। अब डिसाइड आप कर लीजिए पैसे कहां से निकालेंगे आप। अब सबसे पहले डिवेंचर इशू करने से एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 2,50,000 एंड डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर 2,50,000 रुपीज। डिवेंचर इशू कर दिया आपने। फिर उसके बाद डायरेक्टली आप नए शेयर इशू कर दीजिए। नए शेयर इशू करेंगे तुम्हारे मतलब बोनस इशू करोगे, सॉरी राइट इशू करोगे, तो राइट इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो उसमें राइट लिखने की जरूरत नहीं है, हमें वहां पे शेयर ही इशू करने पड़ते हैं। लेकिन राइट इसलिए लिखते हैं कि वो पहले हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं, तो वो भी नॉर्मल ही इक्विटी शेयर है। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्रेडिट कर दिया 90,000। अब इसको आगे हमने बाइफरकेट कर दिया कि शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 75 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 15,000। इशू हो गया हमारे पास सारा चीज। अब हमें जो पार्टली पेडअप को फुल्ली पेडअप बनाना है 1,50,000, वो पैसा हमने पहले जनरल रिजर्व से निकाल लिया 1,50,000। तो निकाला तो जनरल रिजर्व डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर में डाल दिया। अब हम पार्टली पेडअप को फुल्ली पेडअप बनाने के लिए फाइनल कॉल करेंगे, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,50,000 ये हो गया। अब हम पैसा रिसीव करने की जो एंट्री करते हैं वहां बैंक ना करके वहां पे हमें बोनस जो देना है उस बोनस को डेबिट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल की जगह हम कर देंगे बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1,50,000 और 1,50,000। पार्टी पेडअप फुल्ली पेडअप बन गए। अब हम देखेंगे कि हमें रिडम्पशन पे कितना प्रीमियम देना है। हमें पता है 15,000 प्रीमियम देना है, तो उस प्रीमियम का अरेंजमेंट करेंगे हम सिक्योरिटी प्रीमियम में। सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास इनफ है 25,000 है, तो 15,000 वहां से निकालेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट कर देंगे, बैलेंस हो गया। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में 10,000 रुपीज ही होते तो सिक्योरिटी प्रीमियम से 10,000 लेते, 5,000 या तो सरप्लस से या तो जनरल रिजर्व से ले लेते। तो हम एंट्री करते सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट फॉर 10,000 सरप्लस और जनरल रिजर्व फॉर 5,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये भी हो गया। अब सीआरआर का तो हमें पता चल चुका है, तो सीआरआर बनाने के लिए हमें 75,000 चाहिए। तो जनरल रिजर्व में 30,000 बचे हैं, वहां से 30,000 ले लो, और सरप्लस में पूरे 75 हैं तो वहां से 45 ले लो, या पूरा पूरा सरप्लस से ही ले लो 75। तो अगर जनरल रिजर्व और सरप्लस दोनों ले रहे हो तो दोनों लिख के सीआरआर क्रेडिट कर दो, अगर सरप्लस ले रहे हो तो केवल सरप्लस लिखो 75 टू सीआरआर करो। सीआरआर भी बन गया। अब ड्यू करो और पे करो। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फॉर 1,50,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 15,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1,65,000। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट टू बैंक 1,65,000 क्रेडिट। यहाँ पे क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। अब आते हैं बैलेंस शीट में। जब बैलेंस शीट बनाने के लिए आपसे कहे क्वेश्चन में, तो आपको सब कुछ समअप करना पड़ेगा। कैसे? अब हमें देखना पड़ेगा हमारे पास क्या क्या चीजें बची हैं बैलेंस शीट में। जो बची है उसी का तो बैलेंस शीट बना सकते हो तुम। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल Yes, आपने sir. रिडीम कर दिया, रिडीम करने के बाद इसकी कहानी खत्म हो जाती है, मतलब हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बचा ही नहीं। 7,500 जो हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल थे वो 80 थे, हमने 20 रुपए का बोनस देकर उसको फुल्ली पेड कर दिया। तो हमारा इशू सब्सक्राइब और पेड अप, यानी ये फुल्ली पेड हो गया। 7,500 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर हो गए। ये तो हमारे पास थे। हमने नए शेयर और इशू किए हैं नीचे
750 राइट इशू भी किए हैं, वो भी इक्विटी शेयर ही है। तो 7,500 ये थे प्लस 750 और जोड़ दो तो 8,250 नए शेयर हो गए 100 रुपए के। तो 8,25,000 रुपीज के नए इक्विटी शेयर हो गए। तो इक्विटी शेयर तो इतने का हो गया। कैपिटल रिजर्व बचा हुआ है 770,000 का, तो कैपिटल रिजर्व में ये चला जाएगा। जनरल रिजर्व हमारे पास पूरा खत्म हो गया, 1,50,000 का बोनस दे दिया और 30,000 रुपए हमने सीआरआर बना दिया, तो जनरल रिजर्व खत्म। सिक्योरिटी प्रीमियम 25,000 था, 15,000 पे कर दिया, 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम बचा हुआ है। 10,000. हाँ ये बचा हुआ है 10,000 ले लेंगे। और सरप्लस में 45 दे दिया था, 30 बचा हुआ है, ये ले लेंगे। इतनी ही चीजें हमारी जाएंगी। और नया डिवेंचर भी क्रिएट हो गया है, तो आपका लॉन्ग टर्म बोरोविंग हो गया 2.5 लाख रुपए का। इसको हमने कंसिडर कर ही दिया नीचे वाले को, ये फुल्ली पेड हो ही चुका है, बाकी कुछ नहीं बचा। तो हम जाके बैलेंस शीट चेक करेंगे अब। देखो नीचे देखना पहले, नोट्स टू अकाउंट में लिखा हुआ है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, जो आपके कैपिटल है 8,250 इक्विटी शेयर है। 7,500 पहले वाले थे और आपने 750 और नए इशू किए एज अ राइट, दोनों को जोड़ोगे तो वो हो जाएगा 8,25,000 रुपीज, और सब फुल्ली पेड हो चुके हैं। पहले 80 रुपीज मिले थे, उस पर 20 और मांग के फुल्ली पेड बना दिया, तो फुल्ली पेड तो हो गए, पूरे पैसे तुम्हारे पास हो ही गए उसके। तो 8,25,000 रुपीज के हमारे पास शेयर हो गए। जब हम रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे तो कैपिटल रिजर्व को टच नहीं किया, पूरा पूरा 70। नया सीआरआर हमने बनाया है, वो भी रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। सीआरआर तो पता है ना सभी को, ये जो क्रिएट किया है ऊपर से फोर्थ एंट्री, जनरल रिजर्व Yes, sir. सरप्लस टू सीआरआर। नया सीआरआर 75,000 का बना, तो वो सीआरआर हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में दिखता है, रिजर्व है वो, तो हम लिखेंगे सीआरआर 75,000 रुपीज। सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000, जनरल रिजर्व नील हो चुका है, उसे लिखने की भी जरूरत नहीं है। और सरप्लस का बैलेंस बचा है 30,000, इन सबको जोड़ दो 1,85,000, ये आपका शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व बन गया। अब लॉन्ग टर्म बोरोविंग में आते हैं, जिसमें हमारे पास नया डिवेंचर इशू हुआ है 2,50,000 रुपीज का, तो उसे लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोविंग में 2,50,000। क्लियर बेटा? Yes, तो sir. यहाँ तक की एंट्री कंप्लीट हो गई। ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन था जिसे एग्जामिनेशन में आ सकता है, और सारी चीजें जोड़ी जा सकती है इसमें, तो कल हम एक दो क्वेश्चन और देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है। Okay, sir. चलिए अब अटेंडेंस के लिए तैयार। 27 है। Yes, sir. हम्म